चीजें रिकॉर्ड करते हैं, एक है मटेरियल और दूसरा है लेबर, तीसरा है एमओएच। तो मटेरियल और लेबर का जब जब हम चार्ज करते हैं वर्क इन प्रोसेस में, तो वो तो बहुत आसान है। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट, या फिर लेबर की है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री लेबर क्रेडिट। जब तीसरी एंट्री आती है वर्क इन प्रोसेस की, तो वो होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एमओएच अप्लाइड क्रेडिट। अब देखिए उसमें एक मसला होता है, वो हमने डिस्कस किया था। वो मसला ये होता है कि जो एमएच है वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब में, उसकी वर्क इन प्रोसेस में, यानी असल जो प्रोडक्शन हो रही है उसमें, जो अदर एमओएच है अदर एमओएच से मुराद है कि मटेरियल और लेबर के अलावा, इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर के अलावा, क्योंकि ये चीजें तो किसी भी पर्टिकुलर जॉब में, यानी कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर की जितने ऑर्डर के हिसाब से बनती है, तो उसमें मटेरियल और लेबर तो आसानी से, यानी डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर कितना किसी भी प्रोडक्ट में यूज हुआ, कस्टमर किसी क्लाइंट के प्रोडक्ट में कितना कंपनी ने इस्तेमाल किया, वो तो बहुत आसानी से कंपनी आइडेंटिफाई कर लेती है। जैसे सर्विस ने एक 100 चेयर्स का ऑर्डर दिया किसी भी फर्नीचर कंपनी को या कारपेंटर को, तो उस वो जो कारपेंटर है वो बहुत आसानी से इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेगा कि जैबिस की जो 100 चेयर्स हैं उसमें लकड़ी कितनी इस्तेमाल हुई, यानी वुड कितना इस्तेमाल हुआ, फिर कीलें, ग्लू यानी इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर जो कारपेंटर है उसने कितने घंटे उस पर काम किया, फिर इनडायरेक्ट मटीरियल इनडायरेक्ट लेबर जो है, जो छोटू वोटू हेल्पर होते हैं, वो कितना काम किया। वो तो बहुत ही आसान है इन 100 चेयर्स से आइडेंटिफाई करना, जब वो कारपेंटर उसको बना रहा है। मगर एक चीज बहुत मुश्किल होती है, वो ये है जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। अब 100 चेयर्स जेबिस के ऑर्डर के हिसाब से बनी, तो उसमें जो कारपेंटर है उसकी शॉप पे जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल हुई वो कितनी हुई, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या करते हैं, ये तो एक एग्जांपल है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, मगर अदर एमओएच में डेप्रिसिएशन भी आती है। अब वो चेयर बनी तो उसकी वजह से कंपनी की जो मशीनरी है वो कितनी इस्तेमाल हुई, क्योंकि मशीनरी इस्तेमाल होती है तो डेप्रिसिएशन आता है, और डेप्रिसिएशन एमओएच होता है, अदर एमओएच। तो वो कितनी हुई, ये सारे एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करना कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब में जो अदर एमओएच है वो कितने अप्लाई होने चाहिए वर्क इन प्रोसेस में। उसके लिए हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में, जिसको हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कहते हैं, ठीक है, जो रवायती पहले होता था, मैनुअल प्रोडक्शन होती थी कंपनी में, मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग होती थी, ठीक है, आज से तकरीबन 50 साल पहले, जब इतना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं होती थी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, तो उस वक्त ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट इस्तेमाल किया जाता था, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड को चार्ज करना वर्क इन प्रोसेस में। समझ रहे हैं मेरी बात? तो उस वक्त ये क्या किया जाता था, प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट बनाया जाता था। समझ रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? हेलो? जी जी सर। यस ठीक सर। है। तो उस वक्त ये चार्ज किया जाता था। अब देखें उसमें उसकी एक रीजन है, वो क्यों, क्योंकि देखें अदर एमओएच को हम एस्टिमेट करते थे, क्योंकि और कोई सवाल नहीं था, तो अदर एमओएच को एस्टिमेट किया जाता था बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हमने जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में पढ़ लिया, नॉर्मली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर आवर्स या मशीन आवर्स पे उसको उसको रिलेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लेबर जब चेयर्स पे कारपेंटर काम करेगा तो हेल्पर भी उतना ही काम करेगा। अगर कारपेंटर ने चेयर्स बनाने के लिए 8 घंटे लगाए तो हेल्पर भी उसके साथ होगा। और फिर जो कारपेंटर है वो चेयर्स बनाएगा, तो कीलें, ग्लू, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं यानी एमओएच एक्सपेंसेस हैं वो सब बढ़ते जाएंगे। ये तभी होगा जब डायरेक्ट लेबर उस पर काम करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जो प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट है उसमें हम ज्यादातर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या उसके चार्ज को क्यों लेते थे, क्योंकि इसका एक लॉजिकल को रिलेशन है एमओएच के साथ। डायरेक्ट लेबर काम करेगा तो एमओएच आएंगे, डायरेक्ट लेबर अगर काम नहीं करेगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगी तो एमओएच ही नहीं आएंगे। समझ रहे हैं? उसका एक ये रीजन थी। ये समझ आई आपको बात? जी जी सर समझ समझ गया। रहे? तो प्री प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट में हम ये करते थे जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम कहलाया जाता है, ठीक है। यानी अब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो वर्क इन प्रोसेस की जो तीसरी एंट्री है उसमें जो एमओएच अप्लाई करें
उन एमओएच को अप्लाई अब नए तरीके से कैसे करें। अब हम असल जो हमारी इस चैप्टर में पूरी डिस्कशन है, इट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ टू अप्लाई द मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इन टुडेज era। तो आजकल जो है वो एमओएच को, यानी हम बात करें कि एमओएच को अप्लाई किस तरह करें, कौन सा अप्रोच यूज करें। तो एक तो अप्रोच ये है कि हम प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट बनाएं, कैलकुलेट करें, उसका एक फार्मूला है, और उस फार्मूले में डिनोमिनेटर रखें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट लेबर आर। वो क्यों, उसकी वजह मैंने बता दी कि क्योंकि उसका एक रिलेशनशिप है, लेबर काम करेगा डायरेक्ट लेबर तो एमओएच भी आएंगे। मगर अब जो है ये जो डायरेक्ट लेबर जो यूज किया जाता था या प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट बनाया जाता था, तो ये तब किया जाता था जब कंपनीज में इतनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल ना हो। मगर आजकल तो आपको पता है कि दुनिया में एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड, हर चीज टेक्नोलॉजी रिलायंट है, यानी हर कंपनी में टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल होता है। अब लेबर का इतना इस्तेमाल ही नहीं होता। आप देखें जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं वो भी मशीनरीज बनाती हैं, रोबोट्स बनाती हैं, समझ रहे हैं। ह्यूमन सिर्फ उन मशीन्स को ऑपरेट करते हैं। आप जो ये जो चैनल्स हैं, नेशनल चैनल या एनिमल प्लैनेट, उसमें देखेंगे आप जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन है उनकी प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड है, उनकी प्रोडक्ट्स जब बनती है तो वो सारी जो चेन है वो बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक उन प्रोडक्ट्स को मशीनें बनाती हैं। इवन एक जगह से दूसरी जगह भेजना है फिर भी उसको धक्का भी मशीनें देती है, समझ रहे हैं। तो ये तब होता था जब डायरेक्ट लेबर का एमओएच से एक रिलेशनशिप था, एक को रिलेशन था कि लेबर अगर काम करता है तो एमओएच बढ़ता है। मगर अब तो ऐसा है नहीं, अब तो सारी चीजें मशीनों मशीनें मशीनों पे आ गई हैं तकरीबन। ठीक है, हम कॉर्पोरेशंस की बात करें तो अब क्या करें, अब है एक न्यू अप्रोच, यानी एक नए अप्रोच की जरूरत है, जिसको हम नए अप्रोच, जिसको हम न्यू अप्रोच कह रहे हैं। तो न्यू अप्रोच क्या है, वो न्यू अप्रोच है एबीसी कॉस्टिंग। ठीक है, वो अब क्या है वो उसको देखते हैं, उसकी वजह वजह क्या है। वजह ये है कि ट्रमेंडस चेंज आ गया है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज में। जैसे मैंने बात की कि पहले मैनुअल प्रोडक्शन होती थी, अभी पहले जो है वो क्या होता था कि अगर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो आप देखें कि पहले फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से लेकर 120 फ्लोर बनने हैं तो लोग ही काम करते थे, मजदूर इंसान काम करते थे। वो नीचे से जाएंगे ऊपर सीढ़ियों पे, फिर आखिर तक पहुंच के सामान रख के आएंगे, एक एक बोरी सीमेंट की या ईंटें रख के आएंगे। मगर अब ये सारी चीजें कौन करती है, कौन करता है, अब ये सारी चीजें करती है मशीन्स। आप देखें क्रेन ऑपरेटर्स होते हैं, फिर क्रेन मशीन्स होती हैं। इवन जो सीमेंट को बनाती है, रेती के साथ जो सीमेंट बनता है, यानी जो एक इंग्रेडिएंट बनता है जो हम दीवारों में डालते हैं, उसको भी मशीन बना के देती है। ईंटों को उठा के मशीन ऊपर फेंक देती है। इवन इंसान के काम वो करती है, समझ रहे हैं। तो ट्रमेंडस चेंज आ गया है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। जब ये चेंज आ गया है तो उसमें हुआ क्या है, डायरेक्ट लेबर का जो यूजेज है वो बहुत ही कम हो गया है। पहले डायरेक्ट लेबर का इस्तेमाल बहुत होता था, तभी हम उसको आइडेंटिफाई करते थे कि अगर लेबर ज्यादा है तो किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या किसी भी कस्टमर के जॉब में देखो कि लेबर ने कितने घंटे काम किया है, उस घंटे के हिसाब से एमओएच को चार्ज करो। मगर अब क्योंकि लेबर ही कम हो गया है तो अब तो वो प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट को अप्लाई करना तो लॉजिकल है। फिर जब अमाउंट ऑफ डायरेक्ट लेबर यूजेज कम हो गया है तो कौन से अखराजात बढ़ गए हैं, एमओएच बढ़ गए हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, टोटल ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गई है सिग्निफिकेंटली। ये क्यों बढ़ गई है, क्योंकि मशीन ने जब रिप्लेस किया है इंसानों को, तो मशीन जब इस्तेमाल होती है तो क्या चार्ज होता है, कौन सा एक्सपेंस पड़ता है, कौन अच्छा, बताएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है, उसका ऑयल वगैरह हो इलेक्ट्रिसिटी सकता है। सर। एग्जैक्टली exactly, मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो खर्चा बढ़ता है वो होता है डेप्रिसिएशन। जब मशीन को आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो डेप्रिशिएट होती है। गाड़ी को आप धड़ाधड़ इस्तेमाल करते जाएंगे तो गाड़ी की शक्ल, उसका फंक्शन वो दिन ब दिन कम होगा, आहिस्ता कम होगा, थोड़ा कम होगा, मगर कम होगा। तो ये जो गाड़ी की वैल्यू, जो फंक्शन कम होता है ना, तो ये डेप्रिसिएशन होती है, गाड़ी डेप्रिशिएट होती है, इसकी वैल्यू कम होती है। समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, ये तो एमओएच होता है। समझ आ रही है मेरी बात। और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल आप लोगों ने सही कहा। ठीक है, तो जब ये सिचुएशन प्रिवेल करती है तो फिर क्या है, तो उस सिचुएशन में ये फिर सही नहीं है कि हम सिर्फ पूरी कंपनी में एक ही
रेट इस्तेमाल करें जिसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाई इट इज इनअप्रोप्रिएट टू यूज प्लांट वाइड प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट्स व्हेन अ लैक ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट्स। पहले कोरिलेशन था डायरेक्ट लेबर का एमओएच से, मगर अब जब डायरेक्ट लेबर उस तरह इस्तेमाल ही नहीं हो रहा तो उसका तो रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं ना। उसको हम एमओएच को चार्ज करें वर्क इन प्रोसेस में और वो बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट करें, तो वो तो लॉजिकली नहीं, उसका कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। और ना ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है उनको एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चेंज होते रहते हैं। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो बनाने वाले इदारे हैं उनको पता है कि डायरेक्ट लेबर तो ज्यादा इस्तेमाल ही नहीं होता, अब तो मशीनें इस्तेमाल होती हैं। तो अब प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट बनाना फिर बहुत ही गलत है। ठीक है, तो अब देखें इसके लिए अब जो हम करने जा रहे हैं एबीसी कॉस्टिंग, जो एबीसी ओवरहेड रेट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, उसके लिए आप ये एक्सरसाइज है इसको समझे थोड़ा। ठीक है, ये बात समझ में आई जो मैंने डिस्कस किया अभी? समझ आया जो मैंने कहा? वो बात समझ आ गई आपको कि मैंने क्या कहा? जी सर। जी, तो जी क्या सर। था इसको कौन बताएगा कि हम जो है वो प्रीडिटरमाइन ओवरहेड रेट जो है उसके साथ क्या मसला है और उसकी जरूरत क्यों है कि वो खत्म हो गया है, फेज आउट हो गया है और अब एबीसी ओवरहेड रेट है? कौन बताएगा इसको? सर मैं कोशिश कर जी जी बताओ। सर जो प्री डिटरमाइन रेट है वो इसलिए ख़त्म हो गया है क्योंकि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है। और एक बात ये भी हम तयन करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमारा अगर डायरेक्ट मटेरियल बहुत यूज़ होगा तो उसके साथ साथ एमओएच भी बहुत यूज़ होगा क्योंकि ये बहुत आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनड है सर। तो इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए आजकल की अकाउंटिंग के अंदर एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इस्तेमाल होती है। वेरी सर गुड। मैं बात जी जी बताएं। सर टेक्नोलॉजी में ये है कि सर यूनिट्स जितने वो कंज्यूम हो रहे हैं ना, तो वो एग्जिट पॉइंट बता रही है कितने यूनिट्स हमारे कंज्यूम हुई है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो पहले क्या होता था कि हम अंदाजा लगाते थे, अब अंदाजा नहीं लगाते, वो मतलब एक फिगर आ जाती है कि इतनी आपकी कंजप्शन हो चुकी है। अगर देखें ना, हम बात करें एमओएच की कि एमओएच को चार्ज किस तरह करें, तो पहले जो प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट के साथ मसला है वो ये है कि वो पहले एक्सेप्टेबल था, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सेप्ट करते थे। उसकी वजह ये थी कि पहले मैनुअल प्रोडक्शन होती थी, हर चीज वो हाथ से होती थी, इंसान करते थे। तो इंसान जितना ज्यादा टाइम इस्तेमाल करता था यानी डायरेक्ट लेबर, तो एमओएच भी ज्यादा बढ़ते थे। ठीक है, तो वो एक्सेप्टेबल था प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट। अगर अब मशीनें काम करती हैं इंसानों के, तो आप देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखें, इवन जो जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो भी टेक्नोलॉजी बना रही है, वो मशीनें ही बनाती हैं वो सारी चीजें। इवन हमारे जो कपड़े स्टिच होके आते हैं, जो बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज, वो कौन बनाती है? वो मशीनें बनाती हैं। मशीन से मशीनों की जो स्टिचिंग है, जो सिलाई है, वो हम ज्यादा प्रेफर करते हैं कि नहीं इसमें कोई नई शर्ट है या पैंट है, आप कहते हैं नहीं इसमें अल्ट्रेशन में नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो फिर खूबसूरती इसकी खत्म हो जाएगी। तो वो खूबसूरती क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि उस पैंट को, जीन्स को जो स्टिच किया है वो मशीनों ने किया है, कंपनी मेड है वो, तो वो मशीनों ने बनाया है उसको। तो जब इंसान बनाते हैं तो वो फिर नजर आ जाता है कि ये तो फिर वो मैनुअल मशीन से इसकी सिलाई की हुई है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये मसला है। तो अब देखिए, अब हम प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि जॉब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो डायरेक्ट लेबर का रिलेशनशिप बनाया गया था एमओएच के साथ, तभी उसके बेस पे हम चार्ज करते थे, वो तो अब उसका लॉजिक नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट लेबर के बेस पे हम एमओएच को कैसे चार्ज कर सकते हैं जब डायरेक्ट लेबर का एमओएच से कोई लिंक ही नहीं बनता? डायरेक्ट लेबर तो है ही नहीं। डायरेक्ट लेबर 8 घंटे काम करे तो एमओएच क्या 8 घंटे के होंगे? सवाल ही पैदा नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान अब काम ही नहीं करते, अब तो मशीनें काम करती हैं। तो हम उसको किस तरह जस्टिफाई नहीं कर पा रहे ना, तभी इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने अब एक्सेप्ट करना खत्म कर दिया है। ठीक है जी, क्लियर हो गया ये? जी सर। अब देखें, यस सर। अब देखें एक जो है, एक कंपनी है जो जिम से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, उसका नाम है, उस कंपनी का नाम है एटलस कंपनी।
जो एटलस कंपनी है उसने 2 एब्डोमिनल फिटनेस प्रोडक्ट, एब्डोमिनल समझ रहे हैं आप? यस एब्डोम सर। एब्डोमेन, यस सर। ठीक है। तो यानी जो जिम की एक प्रोडक्ट है, एक मशीन है, ठीक है। तो 2 मशीनें कंपनी उस जिम से रिलेटेड इंसानों के लिए उसने बनाई है, उस कंपनी का नाम है एटलस। तो जो 2 प्रोडक्ट्स बनाई हैं उन 2 प्रोडक्ट्स के नाम है एबी बेंच, एक है एब्डोमिनल फिटनेस प्रोडक्ट है एक जिसका नाम है ए बी बेंच, और दूसरी का नाम है ए बी कोस्टर। तो कंपनी प्रोड्यूसेस 2 एब्डोमिनल फिटनेस प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स बना रही है, फिटनेस प्रोडक्ट हैं, मशीनें हैं वो, क्योंकि वो जिम में इस्तेमाल होती हैं। तो एक का नाम है एबी बेंच, दूसरे का नाम है एबी कोस्टर। दोनों की कॉस्ट देखें, एबी बेंच का उसको बनाने के लिए, उस मशीन को बनाने के लिए मटेरियल जो है वो उसकी कॉस्ट है $40 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें मटेरियल एक यूनिट यानी एक जो है यूनिट बनाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल होता है $40 का, कोस्टर में होता है $30 का, लेबर इस्तेमाल होता है $12 का, और इधर लेबर इस्तेमाल होता है यहाँ पे भी 12 का, ओवरहेड भी दोनों में 30-30 का इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। तो अब देखें ये क्या है, अब ये नीचे लिखा है कि बोथ प्रोडक्ट्स रिक्वायर 1 डायरेक्ट लेबर और पर यूनिट, both products are allocated cost of $30। अब ये ट्रेडिशनल कॉस्टिंग की एग्जांपल है, क्योंकि डायरेक्ट लेबर की हवाले से बात हो रही है, इसका नाम है ट्रेडिशनल, यानी वो प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट के हिसाब से इन्होंने ओवरहेड एक्सपेंसेस को चार्ज किया है। अब इररेस्पेक्टिव यानी कंपनी ने इस चीज को कंसीडर ही नहीं किया कि अभी बेंच के कितने, जो ये जो मशीन है इसके कितने यूनिट्स, यानी ये कितनी मशीनें बनेगी, हो सकता है ये 5,000 एबी बेंच और एबी कोस्टर जो है वो 20,000, मगर कंपनी ने इसको कंसिडर ही नहीं किया। तो अब ये ट्रेडिशनल, ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग वाले प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट के हिसाब से कंपनी ने जो टोटल कॉस्ट है पर यूनिट वो दोनों की बनाई है। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो एक की आ रही है डायरेक्ट कॉस्ट, तो एक एबी बेंच की आ रही है 82 और एबी कोस्टर की आ रही है 72। अब ये पुराने हिसाब से, अब हम इसको नए हिसाब से देखते हैं कि क्या इन दोनों के हिसाब से फर्दर इंफॉर्मेशन को स्टडी करते हैं डीप में, इन दोनों की जो एबी बेंच और कोस्टर की जो अदर कॉस्ट है उसको, अदर एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करके हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि जो न्यू अप्रोच है जिसको हम एबीसी ओवरहेड कॉस्टिंग कहते हैं, एबीसी कॉस्टिंग कहते हैं, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, उसके हिसाब से इन दोनों के 30-30 ही बनते हैं पर यूनिट जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है। उसको इसको करने के लिए हम देखते हैं एबीसी ओवरहेड है क्या, समझ आ गई बात आपको? तो ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के हवाले से जो ट्रेडिशनल प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट है उसके हिसाब से जो ओवरहेड एक्सपेंसेस है $30-30 दोनों में 30-30 का चार्ज किया है। तो हम न्यू अप्रोच के हिसाब से देखेंगे कि वाकई 30 होता है या नहीं होता। सही है, क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना? जिसको अगर यहीं पे समझ नहीं आ रहा या कोई जी सर। कंफ्यूजन है तो वो यस अभी सर। पूछ ले मुझसे, अगर किसी बात में कंफ्यूजन है। अलाउ? नो सर। ठीक है, तो अब देखें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग जो है इट इज एन अप्रोच फॉर एलोकेटिंग ओवरहेड कॉस्ट। ये बता रहा है कि सिंपली ये जो हम वर्क इन प्रोसेस में ओवरहेड कॉस्ट अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई करने की एक अप्रोच है, ठीक है। तो अब फर्दर बता रहा है वो कि क्या है, ये बता रहा है कि इट एलोकेट्स ओवरहेड कॉस्ट टू मल्टीपल एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स। सबसे वो कह रहा है, सबसे पहले वो कह रहा है कि जो ओवरहेड कॉस्ट है सबसे पहले वो कॉस्ट पूल्स में चार्ज करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये कॉस्ट पूल्स है क्या। फिर वो कहता है कि असाइंस द एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स टू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बाय मींस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स। वो कह रहा है कि जो कॉस्ट पूल्स हैं वो फिर प्रोडक्ट पे उसको असाइन करते हैं। एबीसी अप्रोच जो है वो कॉस्ट पूल्स को प्रोडक्ट या सर्विस पे, यानी हम प्रोडक्ट की बात करें तो कॉस्ट पूल्स जो है वो प्रोडक्ट को असाइन किए जाते हैं किसके थ्रू, बाय मींस ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। तो सबसे पहले तो ओवरहेड कॉस्ट है, उधर हम क्या करते थे, उधर हमने डायरेक्ट लेबर के लिए एक जो है एक बेस बनाया, ठीक है, डायरेक्ट लेबर का एक बेस बनाया,
अब फिर ओवरहेड को डायरेक्ट लेबर से डिवाइड किया तो एक रेट है। मगर अब ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि ओवरहेड कॉस्ट को चार्ज करने के लिए सबसे पहले कंपनीज क्या करती हैं, ओवरहेड को एलोकेट करती हैं कॉस्ट पूल्स में, और फिर उन्हीं कॉस्ट पूल्स को प्रोडक्ट पे अप्लाई करती हैं, किसके थ्रू, कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू। अब हम देखते हैं कि ये कॉस्ट पूल और कॉस्ट ड्राइवर है क्या। ठीक है, अब देखें एक्टिविटी तो वह है जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम सर्विस दे रहे हैं। जैसे जो सर्विस की एक्टिविटी है वो सर्विस देना है। कौन सी सर्विस देना है, एजुकेशनल सर्विसेज देना है। ठीक है, ये एक्टिविटी है। अब देखें एक कंपनी है एंग्रो फर्टिलाइजर, उसका काम है फर्टिलाइजर बनाना, ये एक्टिविटी है। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, यानी असल जो कंपनी काम कर रही है, जो चीज बना के बेच रही है, वो एक्टिविटी है। अब आप देखें एक्टिविटी क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लें। एनी इवेंट, एक्शन, ट्रांजैक्शन और वर्क सीक्वेंस that incurs cost and producing a product or performing a service। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसा इवेंट जो कंपनी करती है तो कॉस्ट इनकर होती है, उसको कहा जाता है एक्टिविटी। समझ रहे हैं मेरी बात? इज दैट क्लियर? जी सर। तो एक्टिविटी यानी अब देखें किसी भी कंपनी की आप एक्टिविटी आप देखते हैं ना, हम पूछते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, व्हाट डज कंपनी डू, तो वो फिर हम देखते हैं कि नहीं यार ये तो कपड़े बेचती है। तो अब जो जेडॉट है उसका काम क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, क्लॉथिंग का बिजनेस है, तो वो उसकी एक्टिविटी जो है वो क्लॉथिंग है। ठीक है, समझ रहे हैं? अजवा का क्या है, उनकी एक्टिविटीज है जो है एफएमसीजी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को बेचना, वो उनकी एक्टिविटी है। समझ रहे हैं? क्लियर हो गई बात? एक कारपेंटर का काम क्या है, फर्नीचर बनाना। समझ रहे हैं? फर्नीचर फिक्सचर यानी वुडन जो है फर्नीचर उसको बनाना, वो कारपेंटर की एक्टिविटी होती है। इसी तरह कंपनी की भी एक्टिविटी होती है। अब हमने कहा कि ओवरहेड एबीसी अप्रोच में सबसे पहले ओवरहेड, सारे ओवरहेड एक्सपेंस को कॉस्ट पूल्स में लेके जाया जाता है। अब तो हम देखते हैं कि एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स है क्या। ये कह रहा है कि ओवरहेड कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। सबसे पहले कंपनी देखती है कि पूरे साल के जो ओवरहेड एक्सपेंस है, अंदाजन जो उधर होता था प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट में, हम क्या करते थे, एनुअल ओवरहेड एक्सपेंस उसको हम डिवाइड करते थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेस से, जो कि बेस होता था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब ये क्या कर रहा है, ये इसको डिवाइड नहीं कर रहा है किसी चीज से। ये सबसे पहले जो एनुअल ओवरहेड कॉस्ट है उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जिसको ये डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज में उनको डिवाइड कर देता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे ज़ेबिस है, ज़ेबिस का जो ओवरहेड एक्सपेंस है, अगर हम इसको समझना चाह रहे हैं, सपोज करें कि ज़ेबिस का पूरे साल का जो ओवरहेड एक्सपेंस है 10 लाख। तो अब जो इस लाइन से मुराद क्या है कि ओवरहेड एक्सपेंस कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू डिस्टिंक्ट एक्टिविटी। तो अब ज़ेबिस के जो ओवरहेड एक्सपेंस है 10 लाख, वो अगर डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज में ज़ेबिस उनको एट्रीब्यूट करेगा, उनको असाइन करेगा, तो वो डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज कौन सी होगी, ज़ेबिस के पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, एडमिशन है, मार्केटिंग है, एग्जामिनेशन है, पीटीसी है, क्यूईसी है, एकेडमिक्स है, मिस फरा वाला डिपार्टमेंट जो आपको तंग करता है। तो अब आप देखें, अब ये जो लाइन है ना कि ओवरहेड कॉस्ट एट्रीब्यूटेड टू अ डिस्टिंक्ट एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ऑर्डरिंग मटेरियल और सेटिंग अप मशीन। समझ रहे हैं? तो अब आप देखें, इसको समझने के लिए कि ये जो एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स हैं, इनमें कॉस्ट कैसे असाइन की जाती है, आपको कंपनी का बिजनेस समझना पड़ेगा कि उसका काम क्या है, उसका बिजनेस क्या है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम किसी बात कर रहे हैं, जिम की 2 प्रोडक्ट्स हैं, जिम की 2 मशीनें हैं जो कंपनी ने बनानी है। समझ रहे हैं? उसका ये कॉन्सेप्ट है कि कंपनी ने बनानी है। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ने ओवरहेड सारे एक्सपेंसेस को और बनाने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, उन एक्टिविटीज में ओवरहेड को डिवाइड करेगी कंपनी, उनमें उनको डिवाइड कर देगी। तो अब आप देखें, मशीन को बनाने से पहले क्या किया जाता है, पहले उसका सामान लिया जाता है। तो ये पहले एक्टिविटीज उसने रखी है, ऑर्डरिंग मशीन। और फिर सामान आएगा,
मशीन का कोई पार्ट कहीं होगा, कहीं कहीं होगा, वो आ जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा, सेटिंग अप मशीन। तो जब मशीन का सामान आ जाएगा तो आप मशीन बनाना शुरू शुरू करते हैं, तो ये सेटिंग अप मशीन हो गया। तो ये इसने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया कि जो ओवरहेड एक्सपेंस हैं उनको हम किस तरह डिफरेंट एक्टिविटीज में डिवाइड करते हैं। जो डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं वो कॉस्ट पूल्स होते हैं। समझ आ गई बात मेरी? हेलो, जी सर। क्लियर हो रही है भाई बात? अगर नहीं हो रही है तो बता दें। अजय, बात समझ में आ रही है? सर रिपीट करें, मैं ऑफ हो गया था, कॉल लग गई थी जेबिट से। अच्छा, मुझे और बताए कोई, किसको समझ में आ गया? बाकियों का तो ऑन था। हेलो हेलो, यार कोई बोल क्यों नहीं रहा? सारों की माइक ऑफ है। सुरक्षा, आवाज आ रही है बेटा? सर यस सर। तो बोलो ना, जब मैं पूछ रहा हूं तो फिर माइक को ऑफ क्यों करके रखा हुआ है? सर जी समझ आ रहा है। जी, समझ आ रहा है तो बताएं। ये इसको अजय को समझ नहीं आया, बताएं क्या कहा मैंने अभी। हेलो हेलो, तो सुरक्षा, तुमने फिर से माइक ऑफ कर दिया अपना? सर आपने कहा कि हम एक्टिविटी के हिसाब से जो है ना वो कॉस्ट रखते हैं, ओवरहेड के हिसाब से मल्टीपल एक्टिविटीज होती हैं तो उसके हिसाब से हम ओवरहेड जो है ना वो रखते हैं, एलोकेट करते हैं हर एक चीज को। पूल्स क्या है, कॉस्ट पूल्स क्या है? कॉस्ट पूल क्या है? फिर बंद। यानी एक बात बोलो, फिर एक सवाल पूछो, तो वो फिर जो मोहतरम और मोहतरमा है वो फिर सबसे पहले अपने माइक को करेंगे ऑफ। फिर मैं 7-8 मरतबा कहूंगा, नाम लूंगा, फिर आप लोग ऑन करेंगे। नहीं सर, ये इस मतलब सर आपने ये कहा कि ये जो टूल है मतलब जो हम सेलिंग करते हैं, जो मशीन्स जो वो चल रही होती हैं और जो ऑर्डर आता है मशीन्स पे, उसके हिसाब से वो जो है ना एक्टिविटी कॉस्ट पूल होता है। सुरजीत, तुम बताओ अभी मैंने क्या कहा? सर शायद इसका ऐसे होगा कि इस मशीन पे हम जो जितना ऑर्डर होता है उसका जो मटेरियल हम बनाते हैं उसके बाद उसकी डेप्रीसिएशन जो चार्ज होती है शायद उसको कहते हैं। तुम सुन रहे थे मुझे जो मैं कह रहा था? सर आवाज सर कट मैं कट के आ कोशिश रही करूँ। है, मेरा इश्यू है सर थोड़ा नेट का। समीला तुम बताओ, समीला तुम्हें मेरी आवाज आ रही थी सही? ये सर आवाज आ रही है जी आपकी जी, सही। तो बताओ मैंने क्या कहा अभी? सर एक्टिविटी कॉस्ट पूल को समझने से पहले ये हमारे लिए लाजमन है कि हम एक्टिविटी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें कि एक्टिविटी क्या है। सिंपल सी बात है कि वो एक्टिविटी हम कंपनी के हिसाब से देखेंगे कि उनकी एक्टिविटी क्या है, वो सर्विसेज से रिलेटेड है या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। तो इसका तयन करने के बाद हम आएंगे एक्टिविटी कॉस्ट पूल पर। इसमें हम ये देखेंगे जो उसका ओवरहेड कॉस्ट है तो वो डिस्टर्न जो उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज होती है ना तो उन पर बेस्ड होता है। उनकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें मटेरियल का ऑर्डर देते हैं कि हमें वेरी इस गुड। एक्टिविटी को बनाने के लिए ये ऑर्डर चाहिए। और जब वो हमारे पास मटेरियल कलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम उस उसको उस जो मटेरियल होता है तो हम उसको एक प्रॉपर शेपिंग के लिए हम मशीन्स का सेटअप करते हैं सर। जबरदस्त, वेरी गुड। ठीक है अजय, समझ में आ गई बात? तो जो पूल्स हैं वो ये हैं कि आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो। अब लेट सपोज हम बना रहे हैं कपड़े, तो अब कपड़ों के लिए क्या क्या एक्टिविटीज, कपड़े बनाने के लिए, स्टिच करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो कपड़ा ऑर्डर करेंगे। तो अब ओवरहेड एक्सपेंस, अब ऑर्डर करने में जो ओवरहेड एक्सपेंस आएंगे तो वो पहली एक्टिविटी होगी कि भाई ऑर्डरिंग क्लॉथ्स। ठीक है,
या फैब्रिक, तो ऑर्डर किया फैब्रिक, कपड़ा आया, फिर उसके बाद स्टिचिंग हुई, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी ये हुई, उसके बाद उनकी पैकिंग हुई, ये तीसरी एक्टिविटी हो गई। तो अब ये जो 3 एक्टिविटीज है ना जिनमें ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर हो सकते हैं, उनको कहा जाता है एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स। अब जैसे मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी जो आपको समझ भी आएगी, वो ये है जैसे ज़ेबिस है। अब ज़ेबिस की एक्टिविटी क्या है, देखें इधर एक्टिविटी क्या है ज़ेबिस की, टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू द सोसाइटी। तो अब ये एक्टिविटी हो गई। अब एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स क्या है कि एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना है। ज़ेबिस ने मशीन तो नहीं बनानी, फर्नीचर तो नहीं बनाना, कपड़े तो नहीं बनाने, तो फिर एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स क्या है कि अब देखें, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू द डिफरेंट स्टूडेंट्स, ज़ेबिस क्या करेगी, एडमिशन अनाउंस करेगी। ये एक कॉस्ट पूल हो गया। अब एडमिशन अनाउंस करने के लिए एडमिशन डिपार्टमेंट होना चाहिए, और वो फिर डिपार्टमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट करवाए प्रॉपरली, टेस्ट रखवाए, इंटरव्यू करवाए, जी ये डिपार्टमेंट एडमिशन का ओवरहेड एक्सपेंस आएंगे। पर वंस एडमिशन टेस्ट हुई तो अब एकेडमिक्स डिपार्टमेंट जो है वो ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर करेगा। कैसे, टेस्ट बनाएगा एकेडमिक्स, उसमें जो कंटेंट होगा, सवाल होंगे, वो एक्सपर्ट क्वेश्चंस देंगे, फिर वो चेक करेंगे, अब उसमें खर्चा आएगा। तो दूसरा है स्क्रीनिंग प्रोसेस, यानी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये हो गया। फिर उसमें टेस्ट और इंटरव्यू हो गए। तीसरा है जब फाइनली सिलेक्ट हो गए तो तीसरी एक्टिविटी है कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस। अब आप कैंपस में आएंगे, आपको लेटर्स मिले, आपने जो है वो फीस पे की, फिर अब आपके क्लासेस हुए, क्लासेस होना शुरू हुए, तीसरी एक्टिविटी। चौथी हुई आपकी फीस पेमेंट। अब आप फाइनेंस के पास जाएंगे तो अब आप देखिए कितने डिपार्टमेंट्स हुए, एडमिशन हुआ, एकेडमिक्स हुआ, ठीक है, एकेडमिक्स में टीचर्स आ जाते हैं, फिर आपकी फीस हुई, तीसरी एक्टिविटी, चौथे आपकी एग्जाम हुए, एग्जाम डिपार्टमेंट, समझ रहे हैं। तो अब इन चारों डिपार्टमेंट के साथ मार्केटिंग भी मिलकर काम करता है, वो मार्केटिंग पर एडवर्टाइज करता है। तो अब देखिए ये डिफरेंट कॉस्ट पूल्स हैं ज़ेबिस के लिए। अब ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। कंपनी का जो कारोबार होगा, जो बिजनेस होगा, या जो सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करे, उसके अकॉर्डिंगली उसकी एक्टिविटीज को देखकर उनके कॉस्ट पूल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? क्लियर हो गई बात? यस जी सर। सर। जी सर। अजय, ये बात समझ में आ गई अब तुम्हें? जी जी सर। ठीक है। मयूरी, आर यू ऑनलाइन? आप हैं इधर? मयूरी वासवानी, मैं छठी मर्तबा बुला रहा हूँ इस लड़की को, और ये इस लड़की का कोई भी अता पता नहीं है। ये मुझे लगता है कि मयूरी को ना मैं रिमूव कर दूं इस मीटिंग से। अब अगर आखिरी मर्तबा तुम्हारी आवाज ना आई मयूरी, तो मैं फिर तुम्हें इधर से डिलीट कर दूंगा मीटिंग से। हेलो मयूरी, ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, जय भैया। ठीक है, बासित अली, आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? जी जी सर, आ रही है। तुम्हें समझ में आ गया मैंने क्या कहा? यस सर। ठीक है, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम? सर कौन से एक्टिविटी एक्सपेंस थे? बेस्ड कॉस्ट है। सब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। वो एक्टिविटी, बस तुम बताओ, तुम मैंने जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, ये जी सर। किस चीज के वाले से बनाई जाती है, यानी किसके लिहाज से, क्या करने के लिए हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करते हैं? सर प्री डिटरमाइंड जो कॉस्टिंग होती थी, रेट होता था, वो यानी पहले मैन्युफैक्चरिंग यूज ओवरहेड होता ना, था। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंस ना, उनको अप्लाई जी करने के सर, लिए। हाँ। हेमोएज। ठीक है, हाँ। जी सर। जिसको मैं बुलाऊं बराए मेहरबानी वो माइक अपनी ऑन रखे, ठीक है, वरना फिर जरूरत नहीं है इधर क्लास आने की। मैं ऐसे बस बोल रहा हूँ, आप लोग बस ऐसे ही तफरी में सुनते जा रहे हैं। यू हैव टू पार्टिसिपेट। अच्छा, तो एक्टिविटी हो गई और एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स हो गए। अब आते हैं फिर, अब देखिए मैंने क्या कहा इस लाइन में, क्या कहा कि एक्टिविटी ओवरहेड को कॉस्ट पूल्स में लेके जाया जाता है, और फिर कॉस्ट पूल्स को प्रोडक्ट पे अप्लाई किया जाता है, इसके थ्रू, कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू। अब देखिए, once you are able to identify an activity and then you classify the cost pools, तो अब फिर कॉस्ट ड्राइवर मालूम करके फिर प्रोडक्ट पे अप्लाई करते हैं। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? सिंपली वो नंबर होता है जो हमने ज़ेबिस की बात की कि अब देखें एजुकेशनल सर्विसेज हैं, और फिर उसके लिए हमने
ओवरहेड को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, वो हमारे कॉस्ट पूल्स हुए। अब देखिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो कॉस्ट, जो अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसा, कितना पैसा लगेगा, वो कौन बताएगा कि इस पे कितना पैसा लगेगा, एडमिशन को कितने पैसे देने हैं, 10 लाख देने, 1 करोड़ देने हैं या 5 लाख देने हैं, फिर एकेडमिक्स को कितने देने हैं टेस्ट वेस्ट के लिए, फिर मार्केटिंग को कितने देने हैं पैसे, ओवरहेड एक्सपेंसेस, और फिर एग्जामिनेशन को कितने देने हैं, ये क्या बताता है, ये बताता है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, सिंपल नंबर होता है। अब देखें ज़ेबिस का जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइड, ठीक है। जितने आप लोग स्टूडेंट्स जितने बढ़ते जाएंगे उतने हमारे साल के पूरे ओवरहेड एक्सपेंसेस वो बढ़ते जाएंगे। आप देखिए अगर 50 स्टूडेंट्स एडमिशन होती है तो रूम्स जो एलोकेट होंगे वो बेस्ड ऑन सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर। आवाज सबको कट के आ रही है? सर अभी क्लियर आ रही, पहले आ रही थी कट कट के। यस सर। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जो कॉस्ट ड्राइवर है वो सिंपली वो कॉस्ट पूल्स के, यानी कॉस्ट पूल्स में जो आपने ओवरहेड एक्सपेंसेस अप्लाई किए हैं, वो कॉस्ट ड्राइवर सिर्फ नंबर बताता है, क्वांटिटी बताता है कि जो असल हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी क्या है और हर कॉस्ट पूल में कितना कितना पैसा होना चाहिए। तो मैं जैसे ज़ेबिस की सर तो एग्जांपल, ऐसा सर ऐसा कह सकते हैं बजट बना के देते हैं कि मतलब इनको इतना देना है, इनको इतना। हाँ एग्जैक्टली। मगर अब देखो ना, मैं कह रहा हूँ कि ज़ेबिस का जो है ओवरहेड एक्सपेंस जो है वो कॉस्ट पूल्स को अप्लाई करना है। तो कॉस्ट पूल्स को अप्लाई करने के लिए ये कैसे पता लगेगा कि एडमिशन को कितना दें, जब तक ये पता ना लगे कि स्टूडेंट्स एडमिटेड कितने हो गए हैं, टोटल एडमिशन कितनी हुई। तो हमें जब पता लगता है कि भाई जनवरी 2021 में 800 स्टूडेंट्स को फाइनली एडमिशन उनकी हो गई है, तो उनको कहा गया है कि आप फी पे करें और आप आके अपने क्लासेस लें। तो जब 700 स्टूडेंट्स की एडमिशन हो गई है, तो अब देखें जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें 700 लोगों को एंटरटेन करना है। तो अब ओवरहेड एक्सपेंसेस, एडमिशन जो है डिपार्टमेंट कहेगा कि 700 लोगों की बजट मुझे चाहिए ओवरहेड एक्सपेंसेस के लिए। तो जो एकेडमिक्स है यानी टीचर्स हैं, अब उसके लिहाज से भी जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, यानी टीचर्स को क्या क्या चाहिए होता है, टीचर्स को कंप्यूटर चाहिए होते हैं, टीचर को और फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, टीचर को बुक्स चाहिए होते हैं, लाइब्रेरी चाहिए होती है, ये सारे टीचर के लिए ज़ेबिस के लिए फिर ओवरहेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। मगर ये डिपेंड करेगा किस पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, दिस इज कॉस्ट ड्राइवर। समझ रहे हैं मेरी बात? और फिर इसी तरीके से मार्केटिंग, एग्जामिनेशन कैसे पेपर कंडक्ट करेगा, उनको तो पता ही नहीं होगा ना, उनको उनसे पूछा जाएगा कितने पैसे चाहिए, वो कहेंगे भाई हमें बता दो कि कितने स्टूडेंट्स हैं, फिर हम अपनी बजट बता देते हैं। समझ रहे हैं? तो अब देखिए, अब हम आ जाते हैं इसी एग्जाम्पल पे कि जब हम जो है इसकी बात कर रहे थे अभी बेंच और कोस्टल की, तो अब देखिए इनका जो ड्राइवर है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, इनमें जो हमने पूल डिसाइड किया वो ये था एग्जांपल के ऑर्डर किया मटेरियल। तो अब मटेरियल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, ये मटेरियल जो कॉस्ट पूल है उसका कॉस्ट ड्राइवर होगा। सेटिंग अप मशीन्स, कितनी मशीन सेटिंग करनी है, उनको सेट करना है, इंस्टॉल करना है, तो नंबर ऑफ मशीन कितनी है, 2 है, अभी बेंच और कोस्टर, ये उसका कॉस्ट ड्राइवर है। यानी हर कॉस्ट पूल का कॉस्ट ड्राइवर भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर कॉस्ट पूल का एक ही ड्राइवर हो, हर कॉस्ट पूल के 2 या 3 कॉस्ट ड्राइवर्स भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? सर 2-3 ड्राइवर कैसे? यानी देखिए ना, जैसे ऑर्डर मटेरियल किया तो उसमें हमने ये देखा कि भाई मटेरियल जो है उसकी क्वांटिटी कितनी आएगी। मशीन बनानी है, जिम की एक मशीन बनानी है जिसका नाम है एबी बेंच, तो उसका एक ऑर्डर ये है, यानी एक जो कॉस्ट पूल है वो ये है कि मटेरियल चाहिए, सही है। तो उसमें हमने उसका कॉस्ट ड्राइवर देखा कि भाई मटेरियल कितना चाहिए, उसने बता दिया कि मटेरियल जो है वो हमें किसी भी क्वांटिटी में चाहिए, उसने कॉस्ट ड्राइवर बता दिया। अब आते हैं सेटिंग अप मशीन्स पे। सेटिंग अप मशीन में उसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो ये है कि नंबर ऑफ मशीन्स क्या है, लेट्स सपोज ये कॉस्ट ड्राइवर हो गया। मगर अब ये भी हो सकता है कि इसके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं पहले कंपनी वो कहे कि उसका कॉस्ट ड्राइवर बता दो कितने कंपोनेंट पार्ट्स आएंगे। जैसे गाड़ी है, कार होती है ना, कार में जो ओवरहेड एक्सपेंसेस आते हैं आप उसमें देखिए कितने कॉस्ट ड्राइवर्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी सर। कुछ हो सकता है, किसी भी कहीं भी एंगल से पकड़ लें तो कॉस्ट ड्राइवर ही कॉस्ट ड्राइवर है।
यानी कॉस्ट ड्राइवर ऐसा होता है ना, ऐसी क्वांटिटी होती है, ऐसा नंबर होता है जो बताता है कि ओवरहेड एक्सपेंसेस कितने होंगे, समझ रहे हैं? तो वो इसको फर्दर देख रहे हैं। अब एबीसी जो कॉस्टिंग, उसके 4 स्टेप हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन दी प्रोडक्ट एंड असाइन ओवरहेड कॉस्ट पूल। सबसे पहले एक्टिविटी आइडेंटिफाई करें और कॉस्ट पूल्स आइडेंटिफाई करें, ये स्टेप नंबर 1 है। दूसरा, कॉस्ट ड्राइवर को आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई द कॉस्ट ड्राइवर दैट हैज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन टू द कॉस्ट अक्यूमुलेटेड इन कॉस्ट पूल। अब जो पहले स्टेप में आपने एक्टिविटी और कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई किया, दूसरे स्टेप में आपको उसी कॉस्ट पूल का कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करना है, समझ रहे हैं? अब देखें, कॉस्ट ड्राइवर ज़ेबस का जो है वो कॉस्ट पूल है एडमिशन, तो कॉस्ट ड्राइवर तो एडमिशन से रिलेटेड होगा ना। एडमिशन वाले कहेंगे कि भाई इनके इतने प्रोस्पेक्टस चाहिए, हर बंदा आता है तो उसको प्रोस्पेक्टस देना है, तो वो मुझे बना के दो, ओवरहेड एक्सपेंस। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि एडमिशन वाला कहे कि ये स्टूडेंट आया है, इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो ये है, नंबर ऑफ शूज। ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एडमिशन और शूज का क्या रिलेशनशिप है? तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है। तो एडमिशन वाला कहे ज़ेबस से, मैनेजमेंट से कहे कि मुझे नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टस मेरी बजट है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स मेरी बजट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड ऑन ज़ेबडेस्क ये मेरी बजट है, ये कॉस्ट ड्राइवर है। समझ रहे हैं मेरी बात? क्लियर हो रही है? ये तभी कह रहा है कि ऐसे कॉस्ट ड्राइवर्स आइडेंटिफाई करें जिसका कॉस्ट पूल के साथ स्ट्रॉन्ग को रिलेशनशिप हो। क्लियर बात? जी सर। तीसरे स्टेप में हम उधर क्या करते थे, जी सर। अगर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम कैलकुलेट करते थे प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट, यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड ओवरहेड रेट, इसको एबीसी ओवरहेड रेट कहते हैं। तो ये करते हैं। उधर क्या करते थे, ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया और फिर एक्चुअल जो बेस था उसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, एलोकेट करते थे। चौथे स्टेप में भी यही है, तीसरा और चौथा स्टेप बिल्कुल वही है जो जॉब ऑर्डर में। तो यहाँ से आपको रेट पता लग गया, अब आप एक्चुअल जो रिसोर्सेज कंज्यूम हुए हैं उसी बेस से आप मल्टीप्लाई करके अप्लाई करें प्रोडक्ट। तो ये 4 स्टेप्स हैं, ठीक है? अब आप इसकी एक एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है जो एबी बेंच और एबी कोस्टर की एक्टिविटी का, तो हमें पता है कि ये फिटनेस एब्डोमिनल प्रोडक्ट है। अब आप इसकी कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर की एग्जांपल देखें। ये नजर आ रही है ना स्लाइड? जी सर। यस सर। क्या नो सर, फुल स्क्रीन हुई? स्लाइड्स की फुल स्क्रीन हुई, नजर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप देखें कि ये एब्डोमिनल फिटनेस प्रोडक्ट है दो, एक है एबी बेंच, एबी कोस्टर दूसरी है, ठीक है? तो अब आप देखिए कि अब एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी ये है कि फिटनेस रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है एटलस कंपनी ने, ठीक है? क्लियर हो गया? जी क्लियर? सर। अब पूल्स देखें, अब बेंच बनानी है, यानी ये मशीन देख रहे हैं, इसका शेप ये भी बेंच है, और इसका शेप देखें, ये जिम में इस्तेमाल होगी मशीन, ये एबी कोस्टर है। तो अब इनको बनाना है कंपनी ने खुद। तो अब इसके लिए कंपनी ने पूल्स कौन से बनाए? कंपनी ने सबसे पहले, आप थोड़ा सेंस यूज करेंगे ना आपको समझ आ जाएगा। मशीन जब बनती है तो सबसे पहले मशीन का मटेरियल, वो लोहा वगैरह मशीन या जो भी मशीनरी है उसके अंदर वो हो, जब होगी तो उसको इंस्टॉल करके एक मशीन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मटेरियल परचेज करेंगे। तो परचेजिंग होगी क्या, इसका जो भी नेसेसरी सामान है, पहला एक्टिविटी जो कॉस्ट पूल ये है, ठीक है जी? परचेजिंग की, फिर वो सामान आ गया तो उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ठीक है जी? ये दूसरा है इसका कॉस्ट पूल। यानी ये ऐसी एक्टिविटीज हैं, डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज हैं जो जिसमें कंपनी का ओवरहेड एक्सपेंसेस इनकर होंगे। तो कंपनी ने पहले इन मशीनों के अभी बेंच और कोर्सों के सारे सामान लिए, मटेरियल लिया, जो भी रिक्वायर्ड चीज थी वो ली, फिर वो लेके उनको एक सेफ जगह रखा। ऐसे ही हम करते हैं ना, हम कोई चीज लेके आते हैं, फिर सबसे पहले एसी लेके आते हैं, तो एसी पहले लेके एक सेफ जगह पे उसको फिलहाल स्टोर करते हैं, उसको सही सलामत रख देते हैं, फिर मैकेनिक को लेके आके फिर इंस्टॉल करवाते हैं। तो तीसरी एक्टिविटी हुई मशीनिंग, जिसको हम कहते हैं इंस्टॉलेशन। अब ये मशीन सामान वामान पड़ा हुआ है, अलग अलग पड़ा हुआ है, अब उनको मिला के मशीनिंग की, तो वो फिर एबी बेंच और एबी कोस्टर
पूरी फिटनेस प्रोडक्ट बन गई। अब चौथा क्या काम होगा कि जब मशीन बन गई तो लोग आएंगे जिम में, जब लोग आएंगे तो वो खुद ब खुद करेंगे नहीं, उसके लिए फिर एक एक्सपर्ट चाहिए जो जिम में मौजूद होता है, सर जुनेद साहब जैसे कोई एक्सपर्ट जो बताएगा इस तरह यूज करो मशीन को, इस तरह चलाओ, तो वो होती है सुपरविजन। ये कॉस्ट पूल्स हो गए, समझ आई बात? यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इनके ड्राइवर्स देखें। अब आप जब ये बात समझ ली ना आपने कि पूल क्या होता है, तो ड्राइवर सिर्फ नंबर होता है। अब देखिए परचेसिंग का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। सिंपल, परचेसिंग क्या करेंगे, कितनी क्वांटिटी में करेंगे, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। स्टोर करेंगे, स्टोर के लिए क्या होता है, जब भी कोई चीज हम मशीन लेके आते हैं उसी जगह पे स्टोर करते हैं, वो महफूज जगह पे रखते हैं, तो उसके लिए आपको जगह चाहिए होती है, अमाउंट ऑफ स्क्वायर फुटेज। यानी वो पूछ रहा है कि मशीन के लिए फिर कितने स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड है जहां पे हम मशीन रखेंगे, जगह। ठीक है, तो वो स्पेस की क्वांटिटी पूछ रहा है कि जगह कितनी रिक्वायर्ड होगी। और फिर कॉस्ट ड्राइवर बता रहा है कि स्टोरिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है स्क्वायर फुट। फिर मशीनिंग होगी यानी इंस्टॉलेशन होगी, तो फिर ओवरहेड कैसे एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे कि कितने घंटे मशीनिंग होगी। समझ रहे हो मेरी बात? नंबर ऑफ आवर्स। तो मैकेनिक ऐसा ही करता है ना, एक दिन चार्ज करो तो एक दिन के पैसे लेता है, 2 दिन रखो तो 2 दिन के पैसे लेता है। समझ रहे हैं? और फिर सुपरविजन, सुपरविजन चाहिए होगी तो फिर मशीनें दो हैं, 2 मशीनों के लिए कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो सुपरवाइज करेंगे लोगों को, ये कॉस्ट ड्राइवर है इनका। दोनों में होगा ये, क्योंकि 2 मशीनें हैं तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, अभी पोस्टर के लिए भी रिक्वायर्ड है, बेंच के लिए भी रिक्वायर्ड है, और फिर मशीनिंग भी बेंच और पोस्टर दोनों के लिए, स्टोरिंग यानी कितनी स्पेस लेंगी दोनों मशीनों, और फिर नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। क्लियर हो गया ये? ठीक है, यस यस सर। सर। ये एक एग्जांपल थी। अच्छा, अब देखिए, अब हम आते हैं आपके उस पे न्यूमेरिक्स पे। तो जी एक सर। ये चारों स्टेप्स हैं। अब देखिए, आपके लिए अच्छी बात ये है कि इसमें आप 2 स्टेप्स आप करेंगे ही नहीं, अब तीसरा और चौथा स्टेप करेंगे, सिंपल। ठीक है, क्योंकि जाहिर बात है आप स्टूडेंट हैं तो आप आइडेंटिफाई तो नहीं करेंगे, तो आपसे सिर्फ सिर्फ कैलकुलेशन करवाऊंगा मैं। तो आपका काम क्या होगा, आपके पास एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर्स मौजूद होंगे, आपने एबीसी ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है और फिर ओवरहेड को प्रोडक्ट पे अप्लाई करना है। ठीक है, आप देखें एग्जांपल देखें, ये है एक कंपनी है, स्टेप 1 में उसने जो है स्टेप 1 में उसने क्या किया, स्टेप 1 में उसने किया कॉस्ट पूल आइडेंटिफाई किए और उनके एस्टिमेटेड ओवरहेड एक्सपेंसेस आइडेंटिफाई किए। तो स्टेप 1 हो गया। अब कंपनी ने कॉस्ट पूल्स आइडेंटिफाई किए, यही जो मशीनिंग फिटनेस की प्रोडक्ट बनाएगी कंपनी, तो उसमें उसने देखा कि इसके कॉस्ट पूल्स कौन कौन से हो सकते हैं एबी बेंच और एबी कोस्टर में। तो उसने बताया, उसने आइडेंटिफाई किया, यानी उसने प्रोडक्शन फैक्ट्री को विजिट किया होगा, तो पता लगा कि भाई इसमें ओवरऑल जो खर्चा आता है MOH या FOH, वो इन 4-5 कैटेगरीज में आता है जो कि कॉस्ट पूल्स हैं। तो कंपनी के सालाना 5 लाख मैन्युफैक्चरिंग में लगते हैं, सेटअप करने में इंस्टॉलेशन में 1 लाख लगता है, परचेज ऑर्डरिंग में कंपनी को 50,000 लगते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी 2 प्रोडक्ट बनाने के लिए 2 लाख चाहिए होते हैं, और और फिर प्रॉपर्टी एंड प्लांट यानी ये जो स्क्वायर फुटेज की बात हो रही थी उसके लिए 50,000 चाहिए होते हैं। तो टोटल जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो कितने चाहिए, 9 लाख। अब आप देखें किस तरह मैं कह रहा था कि सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस को डिस्टिंक्ट एक्टिविटीज में डिवाइड करना है। तो स्टेप 1 हो गया। अब फिर यानी मैन्युफैक्चरिंग, सेटअप, परचेज ऑर्डरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रॉपर्टी एंड प्लांट के कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करने हैं। तो अब देखें इनकी पूल्स पूल्स भी आ गए, इनकी इनकी कॉस्ट भी आ गई। अब फिर ड्राइवर्स देखें, कॉस्ट ड्राइवर मैन्युफैक्चरिंग है तो मशीन आवर्स है, इसका कॉस्ट ड्राइवर है। सेटअप है तो नंबर ऑफ सेटअप, परचेज ऑर्डरिंग है तो नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलप, प्रॉपर्टी एंड प्लांट है तो स्क्वायर फुटेज कितना, तो उसकी भी डेटा इसने दे दी। ठीक है, तो 2 स्टेप्स हो गए। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, जो ये डेटा थी ना ओवरहेड की, पूल्स की कॉस्ट और नंबर ऑफ ड्राइवर्स, इनको करना है डिवाइड। तो मैन्युफैक्चरिंग पूल की जो कॉस्ट है वो है 5 लाख,
और मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट ड्राइवर है वो है मशीन आवर्स, वो है 50,000। तो 5 लाख को 50,000 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका एबीसी ओवरहेड रेट आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर? हेलो? यस सर। क्लियर यस इसी सर। तरीके से फिर सेटअप है उसका, जो पूल का जो ओवरहेड एक्सपेंस है, उधर हम क्या कर रहे थे, एनुअल ओवरहेड डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, एनुअल ओवरहेड, अगर मैन्युफैक्चरिंग हर पूल का जो एनुअल ओवरहेड है उसको डिवाइड करो किससे, उसके पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर से। यही हो रहा है, उधर एक था इधर एक नहीं है, इधर डिफरेंट है। तो सेटअप का है 1 लाख, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं 2000, 1 लाख को 2000 से डिवाइड करो। फिर परचेज ऑर्डरिंग है 50,000 और नंबर ऑफ जो है परचेज ऑर्डर्स कितने हैं 2,500, तो 50,000 को 2,500 से डिवाइड करो। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट है 2 लाख, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितनी है, 2 है, एबी बेंच और एबी कोस्टर, 2 लाख 2 से डिवाइड करो तो फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर प्रोडक्ट कितना है, 1 लाख आ जाएगा। और फिर प्लांट एंड प्रॉपर्टी में, यानी जहाँ पे इन मशीनों को सेफ कस्टडी में रखा जाएगा उसके लिए उस जगह का जो खर्चा होगा, वो रेंट वेंट होगा उस स्टोर का, वो है 50,000। और स्क्वायर फीट कितना चाहिए, 25,000। तो 50,000 को 25,000 से डिवाइड करो तो एक स्क्वायर फीट कितने में पड़ेगा कंपनी को, 2 रुपया। देखिए आप, तो नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या करना है, एबीसी ओवरहेड रेट कैलकुलेट करना है। वो किस तरह है, एस्टिमेटेड ओवरहेड पर एक्टिविटी, हर एक्टिविटी, ये जो हर एक्टिविटी है, मैन्युफैक्चरिंग का है 50,000, सेटअप का है 1 लाख, इसी तरीके से सबका है, तो वो इधर रखेंगे। और एक्सपेक्टेड इन्हीं पूल्स का जो अपना अपना ड्राइवर है, कॉस्ट ड्राइवर, उससे डिवाइड करें। ठीक है, तो देखें ये 50,000 है, इसको 50, ये 5 लाख है ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड मैन्युफैक्चरिंग का। और मैन्युफैक्चरिंग का जो पूल है वो है मशीन आवर्स। उस पूल की डेटा क्वेश्चन में दी हुई है 50,000, तो 5 लाख डिवाइड बाय 50,000 10, 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,000 50। और परचेजिंग ऑर्डर की जो एक्सपेंसेस है ओवरहेड वो है 50,000 और उसके जो ड्राइवर्स है वो है 2500, तो 20 आ गया। प्रोडक्ट डेवलपमेंट है 2 लाख, 2 से डिवाइड करो तो 1 लाख हो गया। प्लांट एंड प्रॉपर्टी है 50,000, उसको 25,000 से डिवाइड करो। तो ये अब सारे हर कॉस्ट पूल के क्या है, एबीसी ओवरहेड रेट्स हैं। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। सिंपल है, सिर्फ जी सर, डिवाइड समझ करना है। गया। यस सर। और चौथे स्टेप में क्या करना है, चौथे स्टेप में अब आपके पास ये देखिए, तो यहाँ पे आपने पूल्स और ड्राइवर्स के थ्रू एबीसी ओवरहेड निकाल दिया। अब आपके पास देखिए एबी बेंच और एबी कोस्टर के कॉस्ट ड्राइवर्स मौजूद हैं। जो जो रेट्स मालूम किए हैं यहाँ पे, ये मैन्युफैक्चरिंग का है 10 मशीन और 50 सेटअप पर सेटअप है, और परचेज ऑर्डर 20 का पड़ेगा। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक प्रोडक्ट 1 लाख की पड़ेगी, और प्लांट एंड प्रॉपर्टी स्क्वायर फुट $2 का पड़ेगा। अब यहाँ पे इसने एबी बेंच का बताया है, एबी बेंच में वो बता रहा है कि 30,000 मशीन आवर्स होंगे, तो एक मशीन आवर कितने का पड़ेगा, वो इसने एबीसी ओवरहेड रेट में बता दिया 10 रुपीज का। तो एबी बेंच के 30,000 मशीन आवर्स है, 30,000 को 10 से मल्टीप्लाई करो। और फिर एबीसी ओवरहेड रेट बता रहा है कि एक सेटअप $50 का पड़ेगा, तो वो एबी बेंच का सेटअप्स कितने हैं 500, तो एक 50 का पड़ेगा, तो 500 को 50 से मल्टीप्लाई कर दो। ये फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी एबी बेंच की। फिर जो है यहाँ पे और परचेज ऑर्डर आ गया 20 का, तो वो फिर परचेज ऑर्डर्स कितने हैं इसके 750, 750 मल्टीप्लाई बाय 20। और फिर एक जो प्रोडक्ट पड़ती है वो है 1 लाख की पड़ती है, तो प्रोडक्ट कितनी है, एक की है, 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी। और फिर स्क्वायर फुट पड़ेगा, एक स्क्वायर फुट पड़ेगा $2 का, तो कितने इसके स्क्वायर फुट है 10,000, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो फिर 20 हो जाएंगे। देखें आप, इसने इस तरह किया है, एबीसी ओवरहेड रेट्स ये मौजूद हैं, और ये एबी बेंच के कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। एबी बेंच के कॉस्ट ड्राइवर्स एग्जैक्टली यही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी ओवरहेड एक्सपेंसेस मालूम कर रहे हैं पर यूनिट। तो देखें, इन सबको मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, तो कॉस्ट एलोकेट हो गई, इनको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल किया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके टोटल बनाया, ये आया। टोटल किया तो कितने आए, टोटल कॉस्ट एलोकेट हुई, इन सबको टोटल करेंगे 4,60,000। ठीक है। अब इसने यूनिट्स भी बताए हुए हैं, ये क्वेश्चन में गिवन होंगे, यूनिट्स हैं इसके
अभी बेंच के यूनिट्स बनेंगे 25,000, तो 4,60,000 को 25,000 से डिवाइड करें तो कितना आता है 18.4। क्लियर हो गई बात सर जी? सर ये लास्ट वाला समझ नहीं आया, जो ये कॉस्ट ड्राइव पर प्रोडक्ट आपने समझाया। कौन सा? सर जो आपने अभी कॉस्ट ड्राइव पर प्रोडक्ट समझाया वो समझ नहीं आया। कॉस्ट ड्राइवर पर प्रोडक्ट, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ना। ये एबी बेंच के कॉस्ट ड्राइवर, यानी एक प्रोडक्ट है ना, उसके कितने कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो उसने दिए हुए हैं ना, जो एबी से ओवर रेट सर कैलकुलेट किए हुए हैं। होगा, सर ये मिला होगा हमें। हाँ ना, तो बाकी क्या कह रहा हूँ, किधर है तुम्हारा ध्यान? सुरक्षा। सर इधर ये मैं कंफ्यूज हो गई कि तो ये ये कहाँ से क्वेश्चन है आया है। ना, ये क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ होगा एबीसी ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया, और अब इसी एबी बेंच के पूरे कॉस्ट ड्राइवर्स मिले हुए होंगे आपको, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। उधर सही है कैसे सर। करते थे, प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट कैलकुलेट किया बेटा, फिर मल्टीप्लाई करते थे ना जी उसके सर। असल जो रिसोर्सेज कंज्यूम है डायरेक्ट लेबर। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कर रहे हो, तो ये मिला होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे टोटल आया, और डिवाइड करो 25,000 यूनिट से तो आया 18.4। अब देखें इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है, एबी कोस्टल के भी कॉस्ट ड्राइवर्स मौजूद है। तो 20,000, 1,500, 1,750, 1 और 15,000, तो ये आपके जो है तो वो एबी कोस्टल के हैं। तो इसी तरीके से 10, 50, 20, 1 लाख और 2 कहां से आए? ये वो है जो स्टेप 3 में हमने ओवरहेड रेट्स कैलकुलेट किए थे हर कॉस्ट पूल के। अब ये जो है एबी बेंच, एबी कोस्टर के कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, इनको इससे फिर से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किया टोटल करो, 4,40,000 आया, और इसके यूनिट्स मौजूद हैं, इसने बताए हुए हैं क्वेश्चन में, ये भी गिवन होंगे 5,000। तो 4,40,000 को 5,000 से डिवाइड करो तो कितना आया 88। यहां तक क्लियर हो गया? जी सर, टोटली। अब देखें, जो शुरू शुरू में मैंने आपको दिखाई थी कि अगर हम इसको जॉब और कॉस्टिंग से करते तो कैसे करते, वो इस तरह करते, ठीक है? अगर इसको हम जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हमने किया था तो वो क्या आया था, ओवरहेड अभी बेंच का भी हमने डायरेक्ट लेबर के हिसाब से चार्ज किया था तो 30 आया था, एबी कोस्टर का भी 30 आया था। मगर ये किसके हिसाब से था, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो हमने प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इस्तेमाल किया था। अब हमने कैलकुलेट किया है न्यू अप्रोच से, तो इसके टोटल क्या आया, एबी बेंच का क्या आया, एबी कोस्टर का क्या आया, एबी बेंच का आया 18.4 और एबी कोस्टर का आया 88। अब आप देखिए कंपैरिजन स्लाइड देखिए, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कर रहे थे जब हम प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट से, तो बाकी तो चीजें सेम है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये ट्रेडिशनल है, ये एबी बेंच का ट्रेडिशनल है, और ये बेंच का एबीसी है, ये जो अप्रोच है एबीसी ओवरहेड रेट। ये एबी कोस्टर का ट्रेडिशनल है और ये एबी कोस्टर का एबीसी ओवरहेड रेट है। ये सिर्फ इसको देखें, ये ओवरहेड रेट्स, तो ट्रेडिशनल में ये एबी बेंच का ट्रेडिशनल है और ये एबी कोस्टर का ट्रेडिशनल है। तो ट्रेडिशनल में एबी बेंच में भी 30 आ रहा था, एबी कोस्टर में भी 30 आ रहा था, मगर एबीसी ओवरहेड रेट में हमने एबी बेंच का न्यू अप्रोच इस्तेमाल करके देखी तो ये 30 नहीं आ रहा था, ये 18.4 आया। क्यों? क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ यूनिट्स एक के 25,000 है, देखें एक के 25,000 है और एक के 5,000 है, तो जिसके जितने यूनिट्स होंगे वो मैन्युफैक्चरिंग में उसके कॉस्ट ड्राइवर्स भी उतने ज्यादा होंगे, उसके कॉस्ट पूल्स भी उतने ज्यादा होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? उसका प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट के हिसाब से था 30, मगर एबीसी के हिसाब से ये आया है कितना, 18.4। ट्रेडिशनल में एबी कोस्टर का था 30, मगर इसका अब 30 नहीं है, अब ये इसका है 88, इसका बहुत ज्यादा है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, फोन आ रही है। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी सर। मैं जमील।
ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? हेलो। सर जी जी। जी सर। जी सर सर। ये जो एबीसी में एबी बेच में जो $70.40 है, ये कहाँ से आया? किसमें? एबी बेच में एबीसी है ना, उसमें टोटल लिखा हुआ है $70.40। हाँ, ये वो कहाँ से? कैसे है? वो तो देखो ना, डायरेक्ट मटेरियल है 40, ये तो पहली वाली स्लाइड है ना, तो उसको तो देखो ना बेटा, मेरी बात सुनो, ये है ना, देखो, ये मटेरियल और लेबर की कॉस्ट हमें मौजूद है, इस पे तो हम बहस ही नहीं कर रहे ना, हम कह रहे हैं कि क्या 30 होनी चाहिए या नहीं। तो हमने दो अप्रोचेस इस्तेमाल की, एक की प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट और दूसरी किया हमने एबीसी ओवरहेड रेट। तो अब इन दोनों में ये मटेरियल और लेबर की कॉस्ट तो बेटा दोनों प्रोडक्ट्स की सेम ही होगी ना। अब हम ये मतलब देख रहे हैं कि ओवरहेड का डिफरेंस है। हाँ, तो इनको टोटल करेंगे ना। अब ये 82 कहाँ से आया? 82 क्या आया? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को ऐड करते हो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है ना। जी सर। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो टोटल डायरेक्ट कॉस्ट है वो पर यूनिट किस तरह अफेक्ट होती है ओवरहेड के बढ़ने और कम होने से। तो अब हमें पता लगा कि ये जो मेथड है ये कंक्लूड करके क्या बता रहा है कि अगर आप प्री डिटरमाइन ओवरहेड यूज करोगे तो जो असल में कम होनी चाहिए ओवरहेड वो ज्यादा बता रहा है, और जो ज्यादा होनी चाहिए 88 तो वो कम बता रहा है। इसका मतलब है कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम जो प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट है वो आजकल के दौर में आपके ओवरहेड को या तो अंडर स्टेट करके बताएगा, यहाँ पे अंडर स्टेट करके बता रहा है। 88 है तो 30 है, यानी इसकी वैल्यू असल 88 होनी चाहिए मगर वो 30 बता रहा है, और इस पे 18.4 है बेंच में तो वो 30 बता रहा है। इसका मतलब है वो 11 रुपए और 60 पैसों से ज्यादा बता रहा है, और उधर वो $58 से कम बता रहा है। तो ये एक्चुअल नहीं बता रहा। इसका मतलब है कि एबीसी ओवरहेड रेट ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस्तेमाल करना। ठीक है, क्लियर हो गया? जी जी सर। ये है आपका एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये है। क्लियर हो गई भाई बात? यस सर। अब कोई सवाल है तो बताएं, अगर सवाल नहीं होगा तो फिर मैं सवाल पूछूंगा। सर जी। सर अब जो यहाँ पे जो बेच है सर, एबी बेच, वहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल ज्यादा है और एबी कोस्टर में डायरेक्ट मटेरियल कम है। तो सर ये जो हमारा आ रहा है ओवरहेड, डायरेक्ट कॉस्ट जो हमारा आ रहा है, वो इस वजह से ओवरहेड ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है क्योंकि डायरेक्ट नहीं मटेरियल कम? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, वो तो देखे ना, हम मटेरियल की पहले तो बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस की। अगर अब तुमने सवाल पूछ लिया तो सुन लो। वो बता रहा है, अब देखे ना, मुझे एक बात बताओ सुरक्षा, तुम बताओ, जी तुम्हारा एक सर। बड़ा तुम्हारा एक बड़ा भाई है और तुम्हारा एक छोटा भाई है। अगर तुम एक शर्ट तुम बनवाना चाह रही हो तो बड़े भाई के जो शर्ट होगी उसमें कपड़ा ज्यादा आएगा या कम आएगा? सर ज्यादा आएगा। और जो छोटा भाई है उसके लिए तुम सुई बनवा रही हो तो उसमें कम आएगा ज्यादा आएगा? सर अगर सूट बनेगा तो ज्यादा आएगा। वो बाबू, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है, और एक तुम्हारा छोटा भाई है 3 साल का, दोनों के सूट बन रहे हैं तो कपड़ा किसके सूट में ज्यादा आएगा, मेरे में या दूसरे छोटे वाले में? सर आपके बारे में। ज्यादा आएगा। हाँ अंडरस्टूड बात सर। है। तो अब यहाँ पे भी वही बात हाईलाइट हो रही है कि हो सकता है उस अभी कोस्टर में मटेरियल इतना इस्तेमाल कम हुआ है, 30 का, हो सकता है उसमें इतना ज्यादा ना हो, उसकी जरूरत नहीं है। मगर हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि इस चेंज की वजह से ये जो ओवरहेड है ट्रेडिशनल हमें 30 बता रहा है मगर ये 18.4 होनी चाहिए एक्चुअल। क्यों? क्योंकि उसकी एक्टिविटीज जो हैं, उसके जो पूल्स हैं, उन्होंने इतनी कॉस्ट इस्तेमाल नहीं की है जो प्री डिटरमाइन ओवरहेड रेट बता रहा है। और जो ट्रेडिशनल कोस्टर में इसने बहुत ही ज्यादा इसकी एक्टिविटीज और पूल्स ने ओवरहेड एक्सपेंसेस यूज किए हैं मगर ये एक्चुअल नहीं बता रहा, ये 30 बता रहा है। तो ये अंडर स्टेट कर रहा है और इसकी वजह से टोटल कॉस्ट पे कितना फर्क आ रहा है। तो 10 रुपए तो मटेरियल की वजह से है, मगर 12 रुपए, 11.5 रुपए इसकी वजह से भी तो है ना। तो इसकी वजह से देखें, पहले था 82, तो अब हम एक का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, सुरक्षा बेंच को देख रहे हैं ट्रेडिशनल और एबीसी कॉस्टिंग में।
तो ट्रेडिशनल और एबीसी कॉस्टिंग में तो मटेरियल तो 40 का ही है ना, एक ही प्रोडक्ट का। मगर अब देखें ऐसी उस एक ही प्रोडक्ट में कितना फर्क आ रहा है। जब ट्रेडिशनल जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 82 थी, मगर अब न्यू अप्रोच इस्तेमाल कर रहे हैं तो 70 आ रही है। और कोस्टर में देखें कितने का फर्क आ रहा है। 72 था, मगर 72 था नहीं, असल में इसकी कॉस्ट है 130, मगर वो 72 बता रहा था, गलत बता रहा था। समझ रहे हैं? जी सर। आप बेंच को कोस्टर से कंपेयर नहीं करो, बेंच के ट्रेडिशनल और एबीसी कॉस्टिंग को कंपेयर करो। सही है? सही है सर। तो सर सर तो एबीसी ट्रेड यूज होता होगा ना अभी तो सर, तो हाँ, ये जो ट्रेडिशनल वाला है, हाँ, वो खत्म हो गया, फेज आउट हो गया ना वो। क्योंकि वो ओवर स्टेटेड और अंडर स्टेटेड बता रहा था, मतलब एक पूरी फिगर नहीं बता रहा था, वो या तो हाँ, कम बता रहा था या ज्यादा बता रहा था। और उसकी तो वजह मैंने इसकी बता। हाँ, हाँ, सर इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो पैटर्न चेंज है या सेम? वैसा वहां पे हम क्या कहते थे, बजट और एक्चुअल को हम मेजर करते थे डिवाइड करके, उसके बाद जो फिगर आती थी उसको हम मल्टीप्लाई करते थे। हम्म। तो तो इसकी इसका तो बता, कैलकुलेशन भी यही है ना इसकी कैलकुलेशन जो अभी करके दिखाई है एबीसी की, यही है ना? ये जो तुमने अभी की, यही तो इसकी कैलकुलेशन है, और क्या है? ठीक है। अच्छा है, सही है सर। हाँ ना, तुम, मुझे लगता है तुम सोए हुए हो। सोया नहीं हुआ वो सर, कभी कभी सर वो तो समझ में नहीं आया सर, इंटरलिंक नहीं होती ना एक चीज जो कंटिन्यूस चलती है, फिर एक रिदम टूट टूट जाता है, वो हाँ, वही हुआ है। अब देखें, यहाँ पे देखें, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, नया एग्जाम्पल है कैसे कंपनी का। उसके 5 एक्टिविटी पूल्स हैं और 2 प्रोडक्ट्स हैं। अब वो आपसे कंपैरिजन नहीं करवा रहा, अब वो कह रहा है कि आप बताओ कि जो 2 प्रोडक्ट्स हैं इसके, सीजर जैक और हाइड्रोलिक जैक। तो सीजर जैक के 2 लाख यूनिट्स बता रहा है, और हाइड्रोलिक जैक्स के 80,000 यूनिट्स बता रहा है। अब उसने कॉस्ट पूल दिए, ये कॉस्ट पूल की डेटा है ये, और ये कॉस्ट ड्राइवर है, और ये कॉस्ट ड्राइवर की डेटा है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे डिवाइड करना है, एबीसी रेट्स आ जाएंगे, ऑर्डरिंग, मशीनिंग, असेंबलिंग, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग का, और फिर हर प्रोडक्ट के कॉस्ट ड्राइवर से मल्टीप्लाई करके, टोटल करके, फिर यूनिट से डिवाइड करके आपको क्या करना है कि ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट बतानी है। ठीक है? जी क्लियर सर, हो हो गया? जाएगा। यस तो ये सर। आप लोग जो है ऐसा असाइनमेंट है आप लोगों का, इसकी पिक्चर निकाल दें। ठीक है? ठीक है सर। सर ये और स्लाइड आप, शेयर कर दिया ना व्हाट्सएप पे। नहीं, स्लाइड शेयर नहीं करूंगा मैं, अब मुझे मत कहना स्लाइड शेयर का। बुक में ये सारी चीजें एग्जैक्टली यही दी हुई, एग्जाम्पल्स, डेटा, सब कुछ यही दिया हुआ है। तो बुक पढ़े अब आप, सही है? ओके सर, स्लाइड्स, सही है। स्लाइड्स में शेयर नहीं करूंगा, हर चीज बुक में यही है। ठीक है सैम, सर, हो जाएगा। ओके तो सर। आप सर इसकी पिक्चर क्या लें। और हाँ, सर एक्टिविटी रिपीट करें जो आपने अभी कहा। मैं कह रहा हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ना है, पहले उसकी समरी बनानी है। ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं चेक करूंगा, भेजना मत मुझे। और प्लस में एक्टिविटी ये है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, ये बुक में भी, आप भले इसकी फोटो ले लें, इसको सॉल्व करेंगे और मैं देखूंगा, ये एक्टिविटी है। ठीक है? सर ओके? सॉल्व करके ओके भेजना सर, है ओके। आपको? क्या ओके सर। डाउट? सर सॉल्व करके भेजना है आपको? भेजना नहीं है, उसमें किताब में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, आप उसको चेक कीजिएगा। मैं तो नेक्स्ट क्लास में समरी भी लूंगा आप लोगों से। अभी नहीं भेजना है, तो पूरे चैप्टर की समरी भी लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है? सर वो चैप्टर भेजेंगे तब ओके सर। लिखेंगे ना? अरे यार, ये चैप्टर है ना मेरे भाई, एबीसी कॉस्टिंग का चैप्टर है ना, क्या भेजूं तुम्हें मैं चैप्टर, बुक जो दी हुई है, कहाँ से सर भेजूं? ये पीसी? लेक्चर नहीं भेजेंगे? लेक्चर तो, वो तो कह रहा हूँ ना, लेक्चर नहीं भेजूंगा अब मैं, स्लाइड्स नहीं भेजूंगा। बुक तुम्हारे पास है, और बुक का नाम है एबीसी कॉस्टिंग। सही है? तो वो तुम बुक में पढ़ो, उसको सॉल्व करो, हर चीज उधर गिवन है। सही है? ठीक है सर। सही है सर। स्लाइड्स नहीं भेजूंगा मैं, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। ठीक है जी? और कोई सवाल ओके है तो सर। पूछ रहे हैं? सर जी। सर क्विज 1 की मार्क्स कब अपलोड करेंगे आप? हाँ, क्विज 1 की मार्क्स। हाँ, वो मैं चेक करूंगा, वो असल में उधर पड़ी हुई है तो मैं चेक करूंगा। ठीक है, वो कर दूंगा इंशाल्लाह, बहुत सर जल्द। सर
सर 15 मार्क्स आपने कहा था कि क्लास पार्टिसिपेशन पे होगी, तो उसकी जो है चेंज हुई है सिनेरियो वही रहेगा। हाँ वो मैं एडजस्ट करूंगा उनको। सही है। अच्छा सही सर। वो मैं बताऊंगा आपको। आप आखिर में बस आप ये करो कि मेहनत करो, आप बस पढ़ो चैप्टर्स को, जो काम दे रहा हूँ वो करो। जी जी सर। ठीक है भैया, ओके। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। सर। सर अल्लाह अटेंडेंस हाफिज़ सर। हाँ हाँ, अटेंडेंस की रिकॉर्डिंग है ना, उसमें देख के बता दूंगा मैं, कर लूंगा आप लोग। ओके। ओ सर रिकॉर्डिंग बंद करे आप।